हेलो एवरीवन। अपने इन वीडियोस में हम धागों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने पिछले वीडियोस में हमने साधारण धागों के बारे में पढ़ा और उसके बाद कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी धागों के प्रकार का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि स्लब यार्न्स कौन से होते हैं, फ्लेक या फ्लॉक यार्न्स कौन से होते हैं और लूप, बकल या कर्ल यार्न किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी यार्न्स के अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू यार्न के बारे में। स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू यार्न फ्लेक या फ्लॉक यार्न का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे फ्लेक या फ्लॉक यार्न में हम मोटा अनट्विस्टेड बेस यार्न लेते हैं और उसके चारों तरफ अधिक ट्विस्ट वाला पतला इफेक्ट यार्न लपेटते हैं। ठीक उसके विपरीत स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू यार्न में हम पतला अधिक ट्विस्ट वाला बेस यार्न लेते हैं और उसके चारों तरफ मोटे कम ट्विस्ट वाले इफेक्ट यार्न को लपेटते हैं। इसमें इफेक्ट यार्न काफ़ी सॉफ्ट होता है, बल्की होता है और ढीला होता है और इसको पतले यार्न के चारों तरफ लपेटा जाता है। इस वजह से ये संरचना टू प्लाई संरचना है और इससे बनने वाला यार्न अर्थात कॉर्कस्क्रू यार्न काफ़ी कमज़ोर होता है और सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें इलोंगेशन या खिंचाव की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये धागा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसको काम में लेते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो ऊपर घुमाव आते हैं या ट्विस्ट आते हैं वो सॉफ्ट होने के कारण और धागा अनट्विस्टेड होने के या कम ट्विस्टेड होने के कारण बहुत जल्दी से बाहर की तरफ खिंच जाते हैं और इस वजह से इस वस्त्र की कार्यक्षमता और ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन कम होते हैं। नेक्स्ट धागा है रेटाइन या जिम्प यार्न। ये एक तरह की सकरी सजावटी ट्रिम है। जैसे लेसेस होती हैं उस तरीके की ये संरचना होती है और इनका उपयोग सिलाई या कढ़ाई के लिए किया जाता है। ये रेशम, ऊन, पॉलिएस्टर या कॉटन की बनी होती हैं और इनको ज़्यादातर धातु के तार के साथ में या किसी खुरदुरी कॉर्ड के द्वारा कड़क बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है, ताकि इसको कढ़ाई के लिए काम में लिया जा सके। इसके को जब बनाते हैं ये काफ़ी प्रचलित धागा है और वस्त्र उद्योग में बहुत ही इसको काम में लिया जाता है। इसके अंदर एक कोर होता है और उसके बाहर के चारों तरफ दूसरे रेशों को कठोरता से लपेटा जाता है। ये स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू यार्न का वेरिएशन है। जैसे स्पाइरल या कॉर्कस्क्रू यार्न में बेस यार्न पतला अधिक ट्विस्ट वाला होता है, उसी तरीके से इसमें भी बेस यार्न पतला और अधिक ट्विस्ट वाला होता है और उसके चारों तरफ मोटा कम ट्विस्ट वाला या बिना ट्विस्ट वाला इफेक्ट यार्न लपेटा जाता है। लेकिन लपेटने के साथ साथ में इसमें लूप्स भी निर्मित किए जाते हैं और ये लूप्स ही इसका असली इफेक्ट देने वाले होते हैं। और इन दोनों यार्न्स को बांधने के लिए एक तीसरे यार्न का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे बाइंडिंग यार्न कहते हैं। और इस प्रकार से यह संरचना 3 प्लाई संरचना है। रेटाइन यार्न में लूप्स आपस में काफ़ी पास पास होते हैं, जबकि लूप या बकल यार्न में जो लूप बनते हैं धागे की सतह के ऊपर, उनके बीच की दूरी या अंतराल काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट यार्न है नब, नॉट या स्पॉट यार्न। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ गांठ या स्पॉट जैसी संरचना है। इसे गांठ वाला
या धब्बे वाला धागा भी कहा जाता है। इसमें भी दो तरह के धागों का प्रयोग करते हैं। इसका जो बेस यार्न होता है वो सामान्यतया मोटा लिया जाता है, मोटा अर्थात उसमें ट्विस्ट की संख्या कम होती है। और जो इफेक्ट यार्न होता है वो चारों तरफ लपेटा जाता है इस बेस यार्न के, और वो अधिक ट्विस्ट वाला और पतला धागा होता है। इस इफेक्ट यार्न को कुछ कुछ स्थानों पर कई बार बेस यार्न के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, यानी जो नॉर्मल ट्विस्टिंग चल रही है उससे ज़्यादा एक ही स्थान पर इसको लपेट दिया जाता है, या फिर बीच बीच में धागे की गांठें भी डाल दी जाती हैं। तो जहाँ पर इसको इफेक्ट यार्न को काफ़ी देर तक इस पर लपेट दिया जाता है वहाँ पर गांठों जैसा इफेक्ट दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसे नॉट यार्न कहा जाता है। कई बार इफेक्ट यार्न अलग अलग रंग के लेकर के और उसमें धूप छांव का इफेक्ट भी लाया जाता है। अलग अलग तरह के अलग अलग ट्विस्ट वाले इफेक्ट यार्न्स काम में लिए जाते हैं, और इनको बांधने के लिए कभी कभी बाइंडर यार्न की या टाई यार्न की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये 2 प्लाई या 3 प्लाई यार्न हो सकता है। इसमें जो बांधने के लिए यार्न लेते हैं, बेस यार्न और इफेक्ट यार्न, उनके अलग अलग रंग हो सकते हैं ताकि धूप छांव का या शेडो इफेक्ट इसमें दिया जा सके। नेक्स्ट यार्न है ग्रेंडेल यार्न। ग्रेंडेल यार्न दो अलग अलग रंग के धागों को आपस में ट्विस्ट करवाकर प्राप्त किए जाते हैं, यानी दो अलग सिंगल यार्न्स या प्लाई यार्न्स लेते हैं और उनको एक दूसरे के चारों तरफ आपस में ट्विस्टिंग करवा दी जाती है। इसकी वजह से भी शेडेड इफेक्ट बन जाता है। इसमें सामान्य रूप से कॉन्ट्रास्ट कलर्स का या विपरीत रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि रंग की विविधता उभर कर आगे आए और इसका इफेक्ट अभी अधिक प्रभावी हो सके। इस तरह के धागों का प्रयोग सूटिंग शर्टिंग के लिए, कोट के मटेरियल और फर्निशिंग फैब्रिक्स के लिए किया जाता है। देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक धागा होता है। नेक्स्ट है शनील यार्न। इसके नाम से पता चल रहा है ये शनील या मखमल की तरह से नर्म, मुलायम और फजी सतह वाला होता है। इसको वस्त्रों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। कई बार इसको शनील रग बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले तो लीनो वीव से जो वस्त्र बनता है उसको लंबाई की दिशा में पतली पतली पट्टियों में काट लिया जाता है। ये पतली पतली पट्टियाँ धागों की तरह दिखाई देने वाली होती हैं, बहुत चौड़ी नहीं होती हैं, इसीलिए धागों जैसी दिखाई देती हैं। और फिर इन पतली पट्टियों के जो कटे हुए किनारे होते हैं उनको फजी बना लिया जाता है, यानी उनमें रोएदार संरचनाएं उत्पन्न की जाती हैं, उनमें से रोए बाहर निकाले जाते हैं और इसको शनील जैसा इफेक्ट दिया जाता है, यानी ये देखने में शनील जैसे हो जाते हैं। कभी कभी धागे पर या वस्त्र पर अगर रेशे उभरे हुए हों तो उनके किनारों को हल्का सा ट्रिम करके या ब्रशिंग के इफेक्ट से भी शनील जैसा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। या कभी कभी साधारण वस्त्र पर गोंद से रेशों को चिपका करके भी शनील जैसी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, जैसा आप इन डायग्राम्स में देख रहे हैं। शनील जैसी स्ट्रक्चर इसमें बनाई गई है और फिर इनको लेस की तरह से या वस्त्र की किनारी को सजाने के लिए काम में लिया जाता है। स्नेल यार्न। स्नेल यार्न प्लाई यार्न है। इसमें दो या अधिक धागों को अलग अलग तनाव पर रखा जाता है और उनको एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट कर दिया जाता है, यानी 2 प्लाई संरचना है जिसमें दो धागे होते हैं, दो यार्न्स होते हैं। एक धागे को ज़्यादा खींच करके रखा जाता है और दूसरे को
ढीला रखा जाता है और इसी अवस्था में उनकी आपस में ट्विस्टिंग कर दी जाती है। अब क्योंकि दोनों की टेंशन्स अलग हैं, तनाव अलग हैं, इसकी वजह से इसमें छोटे छोटे लूप्स जैसी संरचनाएं दोनों साइड बन जाती हैं। बेस यार्न के दोनों तरफ लूप जैसी संरचनाएं निर्मित हो जाती हैं, जैसा आप इन डायग्राम्स में अच्छे से देख रहे हैं। और यही इस स्नेल यार्न की विशेष पहचान है कि उसकी सतह से उभरते हुए ट्विस्टेड स्नेल्स या गांठें या लूप जैसी संरचनाएं होती हैं। इसमें इफेक्ट यार्न और बेस यार्न दोनों के ट्विस्ट समान दिशा में होते हैं, जबकि अगर इनको बांधे रखने के लिए तीसरे यार्न का यानी बाइंडर यार्न का प्रयोग किया जाए तो उसके ट्विस्ट विपरीत दिशा में होते हैं, जबकि बेस और इफेक्ट यार्न के ट्विस्ट सेम दिशा में, एक ही दिशा में होते हैं। कोर स्पन यार्न। कोर स्पन या पॉलीकोर धागा, इसके अंदर एक बीच में केंद्रीय फिलामेंट होता है जिसको बेस या कोर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके चारों तरफ स्टेपल रेशों को लपेट दिया जाता है और उनमें ट्विस्टिंग करवा दी जाती है। इस तरह के धागों का मकसद सामान्य रूप से बनने वाले धागों को अधिक मजबूती और इलास्टिसिटी प्रदान करना है। इसमें जो सेंट्रल कोर होती है या बीच का केंद्रीय भाग होता है वो सामान्यतया किसी मजबूत संश्लेषित रेशे से बना होता है, जैसे पॉलिएस्टर या नायलॉन। इसकी वजह से धागा मजबूत रहता है और इसके अलावा शेष गुण दूसरे इफेक्ट यार्न की वजह से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे नायलॉन के ऊपर अगर हम कपास के रेशे को लपेटें तो उसमें नायलॉन की मजबूती और इलास्टिसिटी तो रहेगी ही, साथ ही कपास की अवशोषकता और आरामदायकता भी हमें उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरह के मिश्रित प्रभाव देने के लिए कोर स्पन यार्न का प्रयोग किया जाता है। कई बार सिलाई में काम में आने वाले धागे भी पॉलिएस्टर कोर के साथ में ऊपर कॉटन फाइबर्स लगा करके बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग उन स्थानों पर ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर्षण हो, तनाव हो या खिंचाव वाले स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं जुराब का खिंचाव वाला भाग होता है, वहाँ इलास्टिक बेस के चारों तरफ कपास या नायलॉन के रेशों को लपेटा जाता है, या फिर उसके जो टो अंगुली अंगूठे वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पर इस तरह के धागों का प्रयोग किया जाता है। एक समान भार पर कोर स्पन धागा सामान्य रूप से जो भी स्पन धागे होते हैं, सामान्य स्पन धागे जिसमें हमने कोई अंदर कोर नहीं डाली है, उसकी अपेक्षा लगभग 40 से 50% अधिक मजबूत होते हैं। और जब हम डेनिम के वस्त्र जो होते हैं, क्योंकि वो वस्त्र काफ़ी मोटे होते हैं, तो उनको बांधे रखने के लिए, उनकी सिलाई को टिकाए रखने के लिए मजबूत धागे की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में कोर स्पन धागों का प्रयोग किया जाता है ताकि सिलाई करते समय या पहनते समय टाँके टूटने की समस्या नहीं आए। तो इन डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस फिलामेंट कोर है और उसके चारों तरफ स्टेपल फाइबर्स को हमने लपेटा हुआ है। इसकी वजह से इसमें मजबूती भी है, इलास्टिसिटी भी है और साथ साथ ही कंफर्ट की प्रवृत्ति भी होती है। नेक्स्ट है धात्विक धागे या मेटेलिक यार्न। इसके नाम से पता चल रहा है ये विभिन्न प्रकार की धातुओं से बनाए जाते हैं। सामान्यतया जो भी संश्लेषित धागे होते हैं उनसे बने हुए वस्त्रों की पट्टियों को काट लिया जाता है। संश्लेषित धागे अर्थात नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसे धागे, उनकी पट्टियों को काटकर उन पर धात्विक कणों की परत चढ़ा ली जाती है और फिर इनको धागे के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी धातुओं की पतली चादर को भी
पतली पतली पट्टियों में जो धागे जैसी दिखाई दें, इस तरह की पट्टियों में काट करके फिर धागे की तरह से काम में लिया जाता है। इनका प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए तो नहीं किया जाता, लेकिन वस्त्र की सतह को सजाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इनको बहुत सारी चीज़ों के डेकोरेशन पर्पज से काम में लेते हैं। निटिंग यार्न की तरह, ट्रिमिंग की तरह और रिबन की तरह बहुत सारे परिधानों को सजाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे निटेड वस्त्रों में, स्विम सूट में, पार्टी गाउन्स, नेक टाइज, फर्निशिंग्स में, पर्दे, अपहोल्स्टरी और मेजपोश आदि की सजावट के लिए काम में लिया जाता है। पेपर धागे या पेपर यार्न, नाम से पता चल रहा है कि ये पेपर से बनने वाले धागे हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, हाइपो एलर्जेनिक होते हैं, यानी इनसे किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती और साथ ही वजन में हल्के होते हैं। इसके विपरीत जो धात्विक धागे होते हैं वो वजन में भारी होते हैं। तो पेपर धागे काफ़ी मजबूत हैं, इनसे शरीर को एलर्जी नहीं होती और वजन में भी हल्के होते हैं। इनका प्रयोग प्रमुख रूप से जापान में किया जाता है और वहाँ पर वाशी धागे बनाए जाते हैं जो पेपर से ही बनाए जाते हैं और फिर उससे विभिन्न प्रकार के परिधान और सहायक सामग्रियाँ जैसे बास्केट्स, बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसका निर्माण करने के लिए वाशी कागज, एक अलग तरह का कागज होता है तो जो थोड़ा चिकना और मजबूत होता है, उस कागज को लंबी पतली रिबन जैसी पट्टियों में काट लिया जाता है। फिर उनको चरखे पर ट्विस्टिंग करके या रेशम या कपास की तरह, जैसे हम पारंपरिक रूप से हथकरघे पर या हैंडलूम पर बनाते हैं, तो उस तरीके से इनकी वीविंग कर ली जाती है। कई बार अगर पहनने के वस्त्र बनाने हैं या परिधान बनाने हैं तो केवल पेपर यार्न का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ साथ में सूती या रेशमी धागे का प्रयोग भी कर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक धागा या प्लार्न। प्लास्टिक से जो धागे बनते हैं उनको प्लार्न कहा जाता है। वर्तमान में क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ गई है और प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, इसका विघटन या अपघटन नहीं होता है और ये पर्यावरण में हमेशा प्रदूषण का कारण बनता है, तो जो भी वेस्ट प्लास्टिक है उसको धागों की तरह काम में लिया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों को मुख्य रूप से काम में लेते हैं। कभी कभी पेट बॉटल्स को भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से प्लास्टिक के बैग्स या थैलियों को पतली पतली पट्टियों के रूप में काट लिया जाता है और फिर उनको धागों की तरह ट्विस्ट कर दिया जाता है और इनका प्रयोग प्लास्टिक की चटाइयाँ, बास्केट्स, रस्सियाँ, डोरियाँ आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक को रीयूज़ करके हम पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं और कम कीमत पर अच्छे आइटम्स तैयार कर सकते हैं। लास्ट है रिबन धागा या रिबन यार्न। ये देखने में रिबन के जैसा होता है। प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों से किसी से भी इन्हें बनाया जा सकता है और अब क्योंकि ये रिबन जैसा है तो इसकी संरचना चपटी या ट्यूबुलर हो सकती है। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से अपहोल्स्टरी निर्माण के लिए, जैसे बास्केट्स के लिए, रग्स के और चटाई के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी नोवेल्टी या फैंसी यार्न्स हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, परिधानों और फर्निशिंग्स में किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा सजावटी प्रभाव देते हैं। हालांकि ये साधारण धागों के जितने मजबूत नहीं होते, इनकी ड्यूरेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी यानी टिकाऊपन और कार्यक्षमता भी उनकी अपेक्षा कम होते हैं और साथ ही साथ इनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।